सेशन में हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? ओम प्रकाश जी राम राम, अफसाना बानो जी गुड आफ्टरनून, आर एस सामरिया जय भीम जय हिंद, कैसे हैं आप? नरपत सिंह जी स्वागत आपका, कैसे हैं? संतोष जी स्वागत आपका, बाबू जी स्वागत आपका, जय सिंह जी स्वागत आपका। राजस्थान के क्रांतिकारियों को हम पढ़ रहे थे और हमने सागरमल गोपा तक पढ़ लिया था। बाल मुकुंद बिसा पढ़ लिया था, सागरमल गोपा पढ़ लिया था हमने, नाना भाई खाट रास्ता पालकांड भी हमने पढ़ लिया था। और आज हमें जो शुरुआत करना है वो सरदार हरलाल सिंह से करना है। सरदार हरलाल सिंह जो है वो झुंझुनू के थे। कहाँ के थे ये? सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू के थे। और आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। सरदार हरलाल सिंह, ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से निश्चित तौर पर ही जो है वो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है। अब जैसे कि हमने एक दो दिन पहले चर्चा की थी कि दो पेपर आपके सामने है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का और रीट का, लेकिन दोनों में ही कॉमन चीज है, एक कॉमन चीज है, वो है राजस्थान जीके। तो यहाँ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या रीट की तैयारी करें, राजस्थान जीके तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो राजस्थान जीके ही राजस्थान की किसी भी भर्ती का मेन स्तंभ है। राजस्थान जीके राजस्थान जीके ही राजस्थान की भर्ती का मेन स्तंभ है अगर आपको सिलेक्ट होना है। और अभी जो हम प्रयास कर रहे हैं वो हमारा राजस्थान जो कक्षा 6 से 10 तक लगती है उसकी चर्चा कर रहे हैं। और ये बुक अगर तीनों हम अच्छे तरीके से, पांचों बुक 6, 7, 8, 9, 10 को अच्छे पढ़ता है तो हमारा राजस्थान जीके काफी ज्यादा जो है मजबूत हो जाता है। तो देखिए, सरदार हरलाल सिंह का जन्म जो है वो झुंझुनू जिले के अंदर होता है और हनुमानपुरा गांव के अंदर 1901 में इनका जो है जन्म हुआ। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे। हरलाल सिंह ने रियासती और जागीरदारी जुल्मों का डटकर जो विरोध किया। किसान एवं प्रजा मंडल आंदोलनों में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की थी? सरदार हरलाल सिंह ने की थी। और राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का इसको जो है केंद्र बनाया। इसी केंद्र में इन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया और उसका कुशल नेतृत्व के कारण सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सरदार किसे कहते हैं, या राजस्थान में सरदार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जैसे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, उसी प्रकार राजस्थान में सरदार की उपाधि किसे दी गई थी? आप 12th तक की पढ़ लेंगे तो बहुत है मनीषा जी, 12th तक की अच्छे से पढ़ लेंगे तो भी बहुत है, बीए तक की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आते हैं कप्तान दुर्गा प्रसाद, नीम का थाना के थे, ये याद रखना। ये कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 में नीम का थाना सिक्कर में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुन लाल सेठी के वर्धमान पाठशाला में हुई तथा इसके उपरांत इन्होंने जो सांभर और कानपुरा में शिक्षा ग्रहण की। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत जो है बिजोलिया में कार्य किया और 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए और 1930 से 47 तक इन्होंने जो है राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गई। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी जो है पहचान बनाई थी। इन्होंने अजमेर और जयपुर में प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया था। याद रखना, महिला क्रांतिकारी थी जानकी देवी बजाज, मोस्ट है। जानकी देवी बजाज बहुत बार पूछी गई है तो ये मोस्ट है, याद रखना। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के घर के अंदर 1893 में मध्य प्रदेश के जावर कस्बे में हुआ था। यानी जानकी देवी बजाज का जन्म तो हुआ था एमपी के अंदर और इनका विवाह जो हुआ था वो हुआ था कहां पर? राजस्थान में। जमला लाल बजाज के साथ इनका विवाह 1902 में जो है वो जानकी देवी का विवाह हुआ। तो देखिए कितनी वर्ष की आयु में? मात्र और मात्र 9 वर्ष की आयु में। 1893 में जन्म हुआ था ना इनका, तो 18 और 7 1900 और 2 यानी 9 वर्ष की आयु में विवाह, बाल विवाह होता था उसमें। 9 वर्ष की आयु के अंदर जो है जानकी देवी का विवाह हो जाता है और इनका जो ससुराल था वो वृद्धा समय रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने
जड़ परंपरा को तिलांजलि दी। तिलांजलि का अर्थ होता है छोड़ना। इन्होंने जो प्राचीन परंपराएं थी, घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा, इनको जो छोड़ना और खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। बजाज जी के देहांत के बाद, जब जमनालाल जी का देहांत हो गया, तो उसके बाद इन्होंने गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनी और जयपुर प्रजामंडल में 1944 में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख महिला क्रांतिकारी कौन थी? जयपुर प्रजामंडल के अंदर सासू मां की लाडली प्रमुख महिला जो क्रांतिकारी थी वो कौन थी? जानकी देवी बजाज। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जानकी देवी बजाज जो है किस प्रजामंडल आंदोलन के अंदर जो है वो किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? तो ये है जयपुर प्रजामंडल से। नगेंद्र सिंह जी कैसे हैं आप? जय माता दी, स्वागत आपका। इसके बाद देखिएगा अंजना देवी चौधरी सीकर। अंजना देवी चौधरी, इनका जन्म 1897 में सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। इनका विवाह 1911 ईस्वी में राम नारायण चौधरी से हुआ। देखो इनका विवाह, देखो 97 में जन्म और 3 और 11 कितना हो गया? 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह रामनारायण चौधरी से हुआ। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय आंदोलन संग्राम में ये सहयोग करने का संकल्प लिया इन्होंने और 1921 से 24 में मेवाड़, बूंदी राज्यों में स्त्रियों में राष्ट्रीयता, समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया और उनके साथ ही सत्याग्रह का कार्य किया। चाहे दलितोत्थान का कार्य रहा हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य, इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। राजस्थान की पहली महिला क्रांतिकारी जिसको गिरफ्तार किया गया था। देखो समस्याएं जीवन में आती है। आज का जो युवा है वो समस्या से लड़ने में थोड़ा सा घबराता है, जल्दी डिमोटिवेट हो जाता है। और डिमोटिवेट होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जिसके जीवन में समस्या आएगी, 8 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में शादी हो जाना, फिर घर की जिम्मेदारियां, और ऐसी परिस्थिति में क्रांति करना, क्रांतिकारी बनना, और वो भी उस टाइम में जब हम गुलाम थे और इतना ज्यादा महिलाओं का महत्व नहीं था समाज में। लेकिन देखिए यहां जिस महिला ने या जिस पुरुष ने संघर्ष किया, और वह संघर्ष से डरी नहीं, उसने सफलता प्राप्त की है। आज हम इनको पढ़ रहे हैं, चाहे जानकी देवी वर्मा हो या अंजना देवी चौधरी हो। आज अगर हम इनको पढ़ रहे हैं तो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि ये क्रांतिकारी थी, इसलिए पढ़ रहे हैं कि इन्होंने संघर्ष करके विकट परिस्थितियों में अपने आप को साबित किया। आजकल पिछले 3-4 सालों में जय भीम का जो सबसे बड़ा नारा है ना, और मैं भी पिछले लगभग 1 साल से आपको हर बार जय भीम कहता हूं। अब ये जय भीम कहना कोई बड़ी बात नहीं है, या जय श्री राम कहना भी बड़ी बात नहीं है। आप या मैं, हम इस तथ्य पर पहुंचे कि भीमराव अंबेडकर क्यों भीमराव अंबेडकर हैं, या राम जी क्यों राम जी बने। उनके आदर्शों को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ही जय भीम जय राम ऐसे बोल रहे हैं तो इसका बोलने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ये निरर्थक है। विकट परिस्थितियों में साहस के साथ खड़े होना, संघर्ष करना और उस संघर्ष को आगे लेके चलना ही जय भीम या बाकी सब चीजों को जो है वो वास्तव में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाएगा। वरना तो आप चाहे कितना भी बोलते रहना, कुछ फायदा नहीं होगा। रत्ना शास्त्री की बात करते हैं। रतन शास्त्री जयपुर के थे। रतन शास्त्री, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 में चौकीरोड मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहां पर हुआ। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ और सन 1929 ईस्वी में ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने जो हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम के अंदर जो पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री 1939
इसी में जयपुर राज्य प्रजा मंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ये जो है वो भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा करते हैं। इसके बाद आती है रमा देवी, इनको भी याद रखना, ये भी जयपुर से संबंधित है। रमा देवी, इनका जन्म जयपुर में वैद्य गंगा सहाय के घर में हुआ। इनका विवाह 7 वर्ष की आयु में, देख लीजिए 7 वर्ष की आयु की लड़की को ये नहीं पता होता है कि विवाह होता क्या है, यानी ढंग से मैरिज की स्पेलिंग नहीं आती है, विवाह शब्द लिखना नहीं आता है। और यहां पर 7 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया और 11 वर्ष की छोटी आयु में ये विधवा हो गई। 11 वर्ष की आयु में विधवा। सोचिए, क्या इनका जीवन सरल था? क्या इनका जन्म सरल था? क्या इनका जीवन आसान था? ये ऐसे एसी में बैठी रहती थी, पंखे नीचे, कूलर नीचे सोती रहती थी, खाती रहती थी क्या? सोचिए इनका जीवन कितना कठिन था कि 7 वर्ष की आयु में विवाह और विवाह के 4 साल के बाद विधवा और फिर विधवा का जीवन जीना और फिर क्रांतिकारियों में क्रांति में शामिल होना क्रांतिकारियों के साथ। बड़ा विकट काम है ये। हम आज की कंडीशन में भी नहीं कर सकते। आज इस परिस्थिति में भी हम इस तरीके के साहसपूर्ण कार्य को करने में असमर्थ रहते हैं। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह इन्होंने किया और विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहां से निकल जाने के लिए कहा, किंतु उन्होंने जवाब दिया कि जब तक किसान पर अत्याचार बंद नहीं होगा वे यहां आती रहेगी। उन्हें वहां के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 से 1932 ईस्वी में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने जो है भाग लिया। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि रमा देवी किस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी, जानकी देवी पर का जो संबंध था वो किससे था, कौन से प्रजा मंडल से था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे जो खास तौर पर पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिएगा, कालीबाई डूंगरपुर की है। इनको तो आप अच्छे तरह से जानते हैं। डूंगरपुर जिले के अंदर, ये तो हम जब 6ठी 7वीं कक्षा में थे तो हमारा चैप्टर भी था, ये था ना इनका, कालीबाई का। इनके जो अध्यापक है इनके ऊपर प्रेशर दिया गया कि आप स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, आप स्कूल को बंद कर दो। लेकिन अध्यापक जी ने कहा चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, हम तो स्कूल पढ़ाना बंद नहीं करेंगे और स्कूल को बंद नहीं होने देंगे। इनके अध्यापक जी को घसीटा गया, मारा गया और गाड़ी के पीछे बांधकर इनको जो घसीटा जा रहा था, कालीबाई खेत से सर के ऊपर घास की भरोटी लेकर आई जिसमें दांतिया लगा हुआ था। और जैसे ही उन्होंने देखा कि भीड़ इकट्ठी हुई है और उनके अध्यापक को घसीटा जा रहा है, रोंधा जा रहा है रास्तापाल के अंदर, तो इन्होंने कुछ आओ देखा न ताओ। हालांकि उस समय सैकड़ों लोग ये सारी घटनाएं केवल खड़े खड़े देख रहे थे। जनरली घटना को देखने वाले लोग बहुत होते हैं। सड़क पर कोई गिर जाता है, कोई परेशान है, कोई पागल है, उसको देखने वाले, उसका वीडियो बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। 99% लोग वीडियो बनाने वाले और देखने वाले ही हैं। 1% या आधा % लोग ऐसे हैं जो उन परिस्थितियों में उनकी सहायता कर सकता है, उनकी सहयोग कर सकता है। और यहां पर कालीबाई ने अपने द्रांति से अध्यापक की रस्सी काट दी और सेना ने, जो अंग्रेज सैनिक थे, इन्होंने कालीबाई को गोलियों से भून दिया। और रास्तापाल का ये घटना है। डूंगरपुर जिले के रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर के महारावल ने फरमान जारी किया कि रास्तापाल की पाठशाला बंद हो, लेकिन इसके बाद भी रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई। पुलिस सुप्रिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसके चाबी उनको सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजा मंडल कार्यकर्ता नाना भाई खाट, याद रखना, नाना भाई खाट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नाना भाई खाट की पिटाई कर दी। अध्यापक सेंगा बाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। कालीबाई 13 वर्षीय, केवल मात्र 13 वर्ष की थी। मुझे तो नहीं लगता कि यहां क्लास में कोई 13 वर्ष की बालिका या बालक है क्या आप में से कोई 13 वर्ष का? सब ऑलमोस्ट 23 वर्ष के करीब होंगे।
13 वर्ष की आयु में भील बालिका ने अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी। जब उसके अपने कुरुसेंगा बाइक को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहां ले जा रहे हो। ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों को चेतावनी की परवाह किए बिना दराती से सेंगा भाई की कमर में बंधी रस्सी काट दी, मगर पुलिस की गोलियों ने काली बाई को छलनी कर दिया। 18 जून 1947 की एक घटना है। अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में काली बाई 20 जून 1947 को दम तोड़ देती है। रास्तापाल में इसकी स्मृति में एक स्मारक भी बना हुआ है। तो ये होता है अपने, देखो ये क्रांति के विचार कोई जन्म से नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जन्म से ही कोई ऐसा बहादुर होता है या क्रांतिकारी होता है। परिस्थितियां और साहस, आप कितने साहसी हैं, कितने साहसी हैं आप, ये तय करता है कि आप क्या करेंगे। परिस्थितियों से लड़ना कितना आप जानते हैं, लोगों की परवाह किए बिना। किशोरी देवी की चर्चा करते हैं। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन किया। तो किशोरी देवी के बारे में मोस्टली पूछा ही जाता रहा है क्वेश्चन। ये एक तो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित थी। ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया कबास गांव किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता रहा है। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता रहा है, यही क्वेश्चन। अब ये चैप्टर तो पूरा हो गया। दूसरा चैप्टर हम कल शुरू करेंगे। अगला चैप्टर अभी जो है टाइप किया हुआ नहीं है, उसको हम टाइप करके आज, और फिर अब जो है प्रयास हमारा यही है कि निरंतर क्लासे रहे। हो सकता है कि 1-2 दिन के बीच में और छुट्टी हो जाए, बट निरंतर ही क्लास रखने का प्रयास करेंगे। हालांकि 15 तारीख तक थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि 15 तारीख तक घर पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस महीने में ये सारे काम अपन निपटा कर और फिर जो है वो निरंतर क्लासे करेंगे। और सेकंड ग्रेड में आपको इस प्रकार से टॉपिक करवाऊंगा जो आपके ग्रेड सेकंड में भी काम आए और ग्रेड फर्स्ट में भी काम आए। कल हम राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन पढ़ेंगे। कल हम राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन जो है उनकी चर्चा करने वाले हैं इसी समय, और 1 से 1.5 घंटे का लंबा सेशन रखेंगे और अध्ययन करेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए निरंतर आप हमसे जुड़े रहे। अकेला हूं इसलिए थोड़ी सी समस्या आ जाती है कि जिस दिन मुझे अर्जेंट काम हो जाता है उस दिन सेशन हो ही नहीं पाता है, क्योंकि क्लास लेने वाला मैं ही हूं इस परिवार में। तो इसीलिए थोड़ी सी समस्या आपको आती है, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। और ये समस्या ज्यादा दिन की नहीं है, बस थोड़े से समय की है। एक बार वो सारे काम अपने हो जाएंगे, इसके बाद सारी क्लासें टाइम पर होगी और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब 3 बजे मिलते हैं हम मनोविज्ञान की क्लास में, और मनोविज्ञान की क्लास में आज हम पहली यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय और उसके क्षेत्र। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैप्टर की पीडीएफ आपको अभी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और लक्ष्य की ओर निरंतर कदम बढ़ाते रहिए।